बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रियाज़। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल केम बायो मिक्सचर। आज के इस टॉपिक के अंदर हम क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में से आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास हैं न्यूक्लिक एसिड। यानी आज हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किसने किया, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, ये किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है, ये हम आज डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो जिस शख्स ने डिस्कवर किया उस शख्स का नाम क्या था? फ्रेडरिक मिक्सचर। फ्रेडरिक मिक्सचर ये वो साइंटिस्ट हैं जिसने न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया। यानी ये पस सेल को स्टडी कर रहा था, तो पस सेल की यानी पस सेल के न्यूक्लियस में से फ्रेडरिक मिक्सचर साहब को कुछ मटेरियल मिला, यानी कुछ मटेरियल इसने न्यूक्लियस से आइसोलेट किया। किससे? पस सेल के न्यूक्लियस से आइसोलेट किया। इसको कुछ समझ नहीं आया जो कि बिल्कुल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से डिफरेंट था। यानी न्यूक्लियस में से जो मटेरियल इसने आइसोलेट किया वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से बिल्कुल हट करता, डिफरेंट था। इस वजह से उसने इसको नाम दिया न्यूक्लियन। यानी पस सेल के न्यूक्लियस से जो मटेरियल उसने आइसोलेट किया उसको इसने क्या नाम दिया? न्यूक्लियन का नाम दिया। इन्हीं न्यूक्लियन को बाद में जब दूसरे साइंसदान ने इस पर रिसर्च किया तो इसने कहा कि जो न्यूक्लियन होता है ये एसिडिक नेचर का होता है। यानी इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। यानी इसकी प्रॉपर्टीज़ एसिड नेचर का होता है। इस वजह से इस न्यूक्लियन का नाम बाद में क्या पड़ा? इस न्यूक्लियन का नाम पड़ा न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम पड़ा? न्यूक्लिक एसिड नाम पड़ा। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड को एक साइंटिस्ट से नाम किया था फ्रेडरिक मिक्सचर ने। पस सेल से इसको आइसोलेट किया, इसको क्या नाम दिया? न्यूक्लियन का नाम दिया। बाद में यही जो न्यूक्लियन था ये इसने जब रिसर्च किया इसके ऊपर तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो एसिडिक थी। इस वजह से क्या नाम दिया गया? यानी इसको नाम दिया गया न्यूक्लिक एसिड। अब जो हमारा जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये भी हमारे पास पॉलीमर होता है। ये क्या होता है हमारे पास? ये भी हमारे पास पॉलीमर होता है जिसके अंदर पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस और दूसरे मटेरियल शामिल हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड होता है इसके अंदर डिफरेंट मटेरियल पार्टिसिपेट करते हैं। यानी इसके जो स्ट्रक्चर देखते हैं वो डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। फ़र्ज़ कर हमारे पास देखिए न्यूक्लिक एसिड ये कहाँ पर न्यूक्लियस में मौजूद होता है। तो न्यूक्लिक एसिड के अगर हम देखते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या मौजूद होते हैं? क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किस चीज़ से बनते हैं? क्रोमोसोम बनते हैं जीन से। किससे बनते हैं? जीन से बनते हैं। जीन के अंदर क्या मौजूद होता है? जीन्स यानी डीएनए। ठीक है, फिर डीएनए के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, फिर न्यूक्लियोटाइड से क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड से नीचे यूनिट हमारे पास क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होता है बड़ी यूनिट होती है, बड़ा स्ट्रक्चर होता है, इसका हम हाई मोलिकुलर वेट्स होते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर अगर हम देखते हैं जो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड है वो सबसे छोटी यूनिट होता है। सही, न्यूक्लियोसाइड जब आपस में कंबाइन होते हैं तो फिर क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड की कम्बिनेशन से बनता है डीएनए। डीएनए की कम्बिनेशन से क्या बनते हैं? जीन्स। जीन्स के बाद क्या होता है? क्रोमोसोम। यानी हमारे पास जो यूनिट आती हैं जो सबसे छोटी यूनिट होती हैं जिसके अंदर कुछ ही मटेरियल मौजूद होता है वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड अगर हम न्यूक्लियो देखें हमारे पास जो न्यूक्लियोसाइड होता है न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या मौजूद होता है? नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद होते हैं और साथ में पेंटोस शुगर मौजूद होता है। ठीक है, तो इसके पास ये हमारे पास के जो न्यूक्लियोसाइड होता है इसके अंदर सिर्फ नाइट्रोजनस बेसिस होता है और साथ में क्या होता है? एक शुगर मौजूद होता है। ठीक है, फिर अगर इसी नाइट्रोजनस बेसिस के साथ जब नाइट्रोजनस बेसिस और शुगर इसके अंदर पहले से ही है न्यूक्लियोसाइड के अंदर, जब इससे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है तो क्या बन जाता है? ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड बनता है। जो हमारी जो सारी कहानी होगी वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? न्यूक्लियोटाइड के ऊपर, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड ही किस चीज़ की यूनिट है? डीएनए की यूनिट है। और इस न्यूक्लियोटाइड से ही आगे
हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं न्यूक्लिक एसिड की यहीं से डेवलप होती हैं और आगे हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। इस तरह मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये डिफरेंट हमारे पास न्यूक्लियोटाइड की टाइप्स होती हैं। तो आज हम क्या डिस्कस करते हैं, हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं कि दरअसल ये हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये बनता किस किस चीज़ से बनता है। हम जानते हैं कि हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड होता है इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। न्यूक्लियोटाइड में शामिल होता है सबसे पहली चीज़ हमारे पास होता है एक पेंटोस शुगर। क्या मौजूद होता है, पेंटोस शुगर होता है। दूसरा, न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो ग्रुप शामिल होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजनस बेसिस होता है। क्या होता है, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। ठीक है। तीसरे क्या होता है इसके अंदर, तीसरे इसके अंदर होता है हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप। क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है। ये जो तीन चीज़ें हैं यानी फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेसिस और साथ में पेंटोस शुगर, ये सब आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ये आपस में बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। यानी न्यूक्लियोटाइड इन तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। ये तीन चीज़ें आपस में कंबाइन होकर क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड को फॉर्म करता है, बनाता है। तो आज हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास पेंटोस शुगर है, नाइट्रोजन बेसिस और फॉस्फेट है। इससे किस तरह बनता है, स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, वो डिस्कस करते हैं क्या होता है। अगर हम फॉस्फेट ग्रुप देखते हैं कि हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप सबसे हमारे पास क्या है, फॉस्फेट ग्रुप देखते हैं क्या होता है हमारे पास। देखें फॉस्फेट कुछ यूँ होता है हमारे पास। ठीक है, या के पास क्या होता है, ये फॉस्फेट ग्रुप कुछ यूँ होता है। ठीक है, ये फॉस्फेट ग्रुप है। इसी तरह दूसरा हमारे पास ये फॉस्फेट ग्रुप है, दूसरा हमारे पास क्या है, पेंटोस शुगर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर दूसरा हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, पेंटोस शुगर। तो पेंटोस शुगर को हम ऐसे बना सकते हैं। पेंटोस शुगर मतलब जिसमें 5 कार्बन शामिल हों। ठीक है, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा। ठीक है, यहाँ पर पास पाँचवा कार्बन भी होता है, CH2OH। ठीक है, पेंटोस शुगर है ये, जिसको हम क्यू बनाते हैं। ठीक है, और तीसरा हमारे पास क्या होता है, तीसरा हमारे पास होता है नाइट्रोजनस बेसिस। इन एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीज़ें शामिल हैं, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस और फॉस्फेट। पेंटोस शुगर हमारे पास ये रहा, फॉस्फेट ग्रुप ये रहा। जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या होते हैं, थोड़े डिफरेंट नेचर के होते हैं। जैसे हमारे पास प्यूरिन्स भी होते हैं, पायरिमिडीन होते हैं। फिर प्यूरिन्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट चीज़ शामिल है, जिसके अंदर एडिनाइन, गिवानिन वगैरह। इस तरह पायरिमिडीन के अंदर है हमारे पास क्या शामिल होती हैं, यूरासिल, साइटोसिन, थायमीन वगैरह। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर होता है नाइट्रोजनस बेसिस पर। से मैं कोई भी नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनाता हूँ, यहाँ पर नाइट्रोजन को एक बेस हम ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं। ठीक है, ये कोई नाइट्रोजनस बेस कोई भी हमने एक नाइट्रोजन बेसिस को हमने ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास ये देखिए हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, शुगर का मॉलिक्यूल ये होता है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, शुगर का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या मौजूद है, यहाँ पर ये नाइट्रोजनस बेसिस है हमारे पास। ठीक है, तो तीन चीज़ें हैं, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस और फॉस्फेट ग्रुप। तो ये हमारे पास क्या रहा, ये हमारे पास हुआ पेंटोस शुगर। ठीक है, हमारे पास क्या है, पेंटोस शुगर, और ये हमारे पास क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस। यानी एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीज़ें पार्टिसिपेट करती हैं। हमारे पास क्या क्या है, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेसिस और साथ में हमारे पास पेंटोस शुगर। अब ये देखो, ये आपस में क्या होता है, कंबाइन होता है। ये क्या होता है, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या होते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होके ही हमारे पास बनाता है न्यूक्लियोटाइड। तो किस तरह कम्बिनेशन होती है, तो हमारे पास यहाँ से अलग होता है, H और OH ग्रुप अलग हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह यहाँ से भी क्या होते हैं, H, यहाँ से क्या होते हैं, OH क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं।
ठीक है। जब ये रिमूव होते हैं तो मतलब एक न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल बनने के लिए दो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दो मॉलिक्यूल इन दो H2O के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। दो H2O के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल बनता है। इसको हम देखते हैं कैसे आपस में फॉर्म होता है, बनता कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्या है, ये OH का मॉलिक्यूल, ये फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, ये O रह गया है। ठीक है, इसके साथ हमारे पास क्या अटैच है, CH2। ठीक है, साथ में क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल कौन सा है, पेंटोस शुगर का। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पेंटोस शुगर का मॉलिक्यूल है। इसी से यहाँ से क्या अटैच हुआ, नाइट्रोजन। ये यहाँ से अटैच, यानी ये जो बॉन्ड यहाँ से OH2 का मॉलिक्यूल निकला, यहाँ पर जो बॉन्ड बना वो हमारे पास किसके दरमियान बना, नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान जो बॉन्ड बना। ठीक है, जो हमारे पास क्या है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस हैं। अब देखिए एक कौन सा मॉलिक्यूल बना, ये एक मॉलिक्यूल बना किस चीज़ का, न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल बना। न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल बनने के लिए इसमें से कितने मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, यानी दो H2O के मॉलिक्यूल क्या हुए, दो H2O के मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हुए। तो यहाँ पर दो बॉन्ड्स बने। कौन कौन से बॉन्ड बने, एक बॉन्ड ये बॉन्ड बना जो हमारे पास क्या कहलाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है हमारे पास, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना। और ये जो बॉन्ड बना, देखिए यहाँ से जब H2O निकला तो इस और इसके दरमियान जो बॉन्ड बना यहाँ पर, ये हमारे पास कौन सा बॉन्ड बना, तो हम क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं फॉस्फो, क्या नाम है इसका, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, दो मॉलिक्यूल निकले, दो बॉन्ड्स बने। पहला मॉलिक्यूल निकला तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दूसरा मॉलिक्यूल बना तो निकला तो हमारे पास कौन सा बना, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बना। ये तीनों फॉस्फेट ग्रुप, इसके साथ साथ ठीक है क्या है हमारे पास, फॉस्फेट ग्रुप, साथ में पेंटोस शुगर, और इसे आपके पास क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस। ये बना आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस बना। ये आपके पास क्या बना, पेंटोस शुगर। ठीक है, क्या बना, पेंटोस शुगर। और ये आपके पास गया बना फॉस्फेट ग्रुप, क्या बना, फॉस्फेट ग्रुप बना। ये तीनों आपस में मिलकर क्या बनाता है, एक मॉलिक्यूल बनाता है जो क्या कहलाता है, जो कहलाता है न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। ठीक है, और इसके रिजल्ट में कितने मॉलिक्यूल रिमूव हुए, दो मॉलिक्यूल रिमूव हुए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। अब न्यूक्लियोटाइड हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिस तरह मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड, ट्राइन्यूक्लियोटाइड। इस तरह हमारे पास अगर हम पेंटोस शुगर की बात करें तो हमारे पास पेंटोस शुगर ये दो टाइप्स की हो सकती हैं, एक राइबोन्यूक्लिक एसिड, दूसरा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यानी आपके पास ये न्यूक्लियोटाइड डिसाइड करता है कि आपके पास जो मॉलिक्यूल बनने वाला है, न्यूक्लियोटाइड बनने वाला है, RNA है या DNA है। ठीक है, तो RNA का मतलब क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्या है हमारे पास, राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या है, RNA है। DNA क्या होता है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यानी न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप का हुआ, दो टाइप, या तो होगा RNA या होगा DNA। ठीक है, अगर यहाँ पर OH है, यहाँ पर क्या है, O मौजूद, इन OH है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, दरअसल नॉर्मली RNA कहलाता है। यहाँ इसमें से अगर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिस हो जाए, रिमूव हो जाए, यानी यहाँ से क्या बना, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, अब ये क्या बनेगा, DNA यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी का मतलब क्या है कि एक ऑक्सीजन यहाँ से क्या हुआ, रिमूव हुआ। तो अगर यहाँ पर H मौजूद है OH की जगह, तो क्या होगा, DNA। अगर यहाँ पर O मौजूद है तो इसके मतलब यहाँ पर क्या होगा, RNA का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या मौजूद होता है, हमारे पास पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस और फॉस्फेट आपस में कंबाइन होके एक न्यूक्लियोटाइड को क्या करता है, फॉर्म करता है। ठीक है, अगर हम इसमें से फॉस्फेट ग्रुप को अलग करते हैं, यानी अगर हम इसमें से इन दोनों में से फॉस्फेट ग्रुप को अलग करते हैं तो ये फिर क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। कैसे कि अगर मैंने यहाँ पर
पहले डिस्कस किया था कि पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेसिस जब उसमें कंबाइन होते हैं तो ये बनाता है न्यूक्लियोसाइड बनाता है। क्या बनाता है? न्यूक्लियोसाइड बनाता है। ठीक है। और अगर इसके साथ हम फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करते हैं तो फिर क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। यहाँ से अगर हम इसको अलग करते हैं, फॉस्फेट ग्रुप को इसको अलग करते हैं तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड बनेगा। जब फॉस्फेट ग्रुप इस पर अटैच होता है तो क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है। यही न्यूक्लियोटाइड होता है, अगर ये डीएनए के अंदर होता है तो ये डिसाइड करता है कि हमारे इनहेरिटेंस करेक्टरिस्टिक को डिसाइड करता है। एक डीएनए जो हम टेस्ट करवाते हैं, जो डीएनए से हम डिफरेंट चीज़ों को फॉर्म कर मैच करते हैं, ठीक है, डीएनए से करेक्टरिस्टिक वगैरह फाइंड होती हैं, तो इसके अंदर जो मेन यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड। यानी न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? यूनिट ऑफ डीएनए। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? यूनिट ऑफ डीएनए होता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ये हमारे पास क्या था? एक न्यूक्लियोटाइड था। और मज़े की बात ये है कि हमारे पास जो पेंटोस शुगर होता है और साथ में जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, ये पार्टिसिपेट करता है एनर्जी कैरिंग, एनर्जी फॉर्मिंग सब्सटेंसेस होते हैं। यानी ये दोनों क्या कर सकते हैं? हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो जब ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, विरासती खसूसियात होते हैं, इनहेरिटेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो कौन फॉर्म करता है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल चीज़ क्या होती है? नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है। यानी हमारे अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वालिदैन की, तो वो कहाँ से आती हैं? नाइट्रोजनस बेसिस से आते हैं। यही डिसाइड करता है कि हमारा कलर क्या होगा, हाइट क्या होगी। ठीक है। हमारी जो कनेक्शंस है वालिदैन के साथ वो किस तरह होगा, कौन डिसाइड करता है? नाइट्रोजनस बेसिस। अब नाइट्रोजनस बेसिस भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक पायरिमिडीन होता है, दूसरा प्यूरिन होता है, वो हम डिस्कस करते हैं अभी। तो ये हम बस ये जो हमारे पास क्या है, ये जो मॉलिक्यूल बना, ठीक है, ये क्या है? ये एक पूरा जो मॉलिक्यूल बना, ये मॉलिक्यूल क्या कहलाता है? ये मॉलिक्यूल दरअसल कहलाता है, ये मॉलिक्यूल है न्यूक्लियोटाइड। क्या है हमारे पास? न्यूक्लियोटाइड है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं वो जो हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो क्या है, हम डिस्कस करते हैं। कितने टाइप्स की हैं ये भी हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास अभी हम डिस्कस कर रहे हैं नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में कि नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं, क्या होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, कितने टाइप्स की होती है हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। अब देखिए हम नाइट्रोजनस बेसिस की बात करते हैं तो नाइट्रोजनस बेस दो टाइप्स की होती हैं। एक कहलाती है प्यूरिन्स, एक क्या कहलाती है? प्यूरिन। दूसरा कहलाता है पायरिमिडीन। एक क्या कहलाता है? एक कहलाता है प्यूरिन, दूसरा क्या कहलाता है? पायरिमिडीन। इसके स्ट्रक्चर दोनों का क्या होता है? डिफरेंट होता है। एक जो कुछ ये बड़े मॉलिक्यूल्स कहलाता है, ये छोटे मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो हमारे पास जो प्यूरिन होता है इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक होता है हमारे पास एडिनाइन। ठीक है। प्यूरिन के क्या आता है? एक एडिनाइन आता है, दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है गेवानिन। दूसरा क्या होता है हमारे पास? गेवानिन। यानी प्यूरिन की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है एडिनिन, दूसरा क्या होता है? गेवानिन। तो इससे जो पायरिमिडीन के होते हैं इसके अंदर होती है तीन टाइप्स। कौन कौन सी? एक होता है साइटोसिन। क्या होता है? साइटोसिन। ठीक है। दूसरा क्या होता है इसके अंदर? दूसरा इसके अंदर होता है थायमीन। ठीक है। तीसरा होता है इसके अंदर यूरासेल। तीसरा क्या होता है हमारे पास? तीसरे इसके अंदर होता है यूरासेल। समझ में आ रहा है? अब देखो जो थायमीन होता है, यानी अगर हम डीएनए की बात करें, डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर डीएनए मतलब क्या होता है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के अंदर कौन कौन से बेसिस पार्टिसिपेट करते हैं? उसके अंदर क्या होता है? डीएनए के अंदर, डीएनए के अंदर होता है गेवानिन साइटोसिन होता है, एडानिन उसके अंदर हो सकता है, एडानिन। इसके साथ दूसरे क्या होता है? गेवानिन। ठीक है। तीसरे क्या होता है? साइटोसिन। और चौथा क्या होता है? थायमीन। ठीक है। क्या होता है इसके अंदर? एडिनाइन। यानी डीएनए के अंदर क्या होता है? डीएनए के अंदर यहाँ पर होता है एडिनाइन, गेवानिन, साइटोसिन और थायमीन। इस तरह मतलब जो आरएनए होता है यानी राइबो
न्यूक्लिक एसिड, यानी आरएनए का मतलब क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या होता है, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड के अंदर मौजूद होता है, क्या मौजूद होता है, एडिनाइन मौजूद होता है, ठीक है। दूसरे क्या मौजूद होता है, ग्वानिन मौजूद होता है, ठीक है। तीसरे क्या मौजूद होता है, साइटोसिन भी मौजूद होता है, क्या मौजूद होता है, साइटोसिन भी मौजूद होता है। लेकिन आरएनए के अंदर थायमीन को रिप्लेस कौन करता है, यूरासिल। कौन रिप्लेस करता है, यूरासिल रिप्लेस करता है, ठीक है। थायमीन के अंदर हमारे पास क्या होता है, यूरासिल्स मौजूद होते हैं, किसकी जगह पर मौजूद होते हैं, थायमीन की जगह। यानी मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, जो डीएनए के अंदर थायमीन मौजूद होता है, ठीक है। थायमीन को रिप्लेस आरएनए के अंदर रिप्लेस कौन करता है, रिप्लेस करता है यूरासिल। कौन रिप्लेस करता है, यूरासिल ही रिप्लेस करता है, ठीक है। यानी ये दो डिफरेंस होता है किस चीज़ के अंदर, आरएनए और डीएनए के अंदर, ठीक है। आरएनए और डीएनए का डिफरेंस क्या होगा, आरएनए के अंदर एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होता है पेंटोज शुगर में, डीएनए के अंदर एक ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता है, आरएनए के अंदर ज़्यादा होता है। दूसरा डिफरेंस क्या होता है, थायमीन डीएनए के अंदर मौजूद होता है, और थायमीन को रिप्लेस करने वाला कौन होता है, आरएनए के अंदर यूरासिल होता है। तीसरा डिफरेंस क्या होता है कि जो डीएनए होता है वो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, और जो आरएनए होता है ये न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म के अंदर भी मौजूद होता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास डीएनए और आरएनए के। डीएनए हमारे विरासती यानी हमारे जो इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसका रिस्पॉन्सिबल होता है, और आरएनए के भी डिफरेंट फंक्शन है। इस तरह आरएनए का जो फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इस तरह इसी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसपोर्टेशन डिफरेंट हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आरएनए की अलग प्रॉपर्टीज़ हैं और डीएनए की अलग प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। तो हमारे पास जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं यही वो बेसिस हैं जो रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टरिस्टिक की, ठीक है। तो प्यूरिन क्या होता है, एडिनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडीन, तीन चीज़ें साइटोसिन, थायमीन और यूरासिल, ये किसकी एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल है पायरिमिडीन की। तो प्यूरिन और पायरिमिडीन दो अलग अलग चीज़ें हैं, उनका स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ दोनों की क्या होती हैं, अलग होती हैं। तो ये हमारे पास अच्छा टॉपिक क्या था, न्यूक्लिक एसिड के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे अगली वीडियो के अंदर, पार्ट बी के अंदर। ये हमारे पास पार्ट ए है, तो पार्ट बी के अंदर हम डिस्कस करेंगे मोनोन्यूक्लियोटाइड, इसकी प्रॉपर्टीज़, डाइन्यूक्लियोटाइड, उसके एग्जांपल, उसके साथ साथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए भी हम डिस्कस करेंगे, और इसकी प्रॉपर्टीज़, इसके जो फंक्शंस होता है वो भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।